बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर हमारे पास 15 है। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 15.1 से लेकर 15.8 तक, फिजिक्स पॉइंट बाय आसिफ रशीद से। तो स्टूडेंट, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। क्या जो ईएमएफ इंड्यूस होती है सर्किट के अंदर, तो वो सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है या नहीं, ये पूछा गया आपसे। तो पहले पार्ट का आंसर बच्चों क्या होगा? नो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्योंकि फैराडे लॉ की मदद से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला जानते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल होती है माइनस नेगेटिव एन इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के। ये रिलेशन शो करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड अपॉन द rate of change of magnetic flux but it does not depend upon the resistance। तो फैराडे लॉ से ये साबित है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, इसके जो है वो सर्किट की रेजिस्टेंस के ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड नहीं करती। इसी का बी यूज देखो, डज इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। इसका आंसर क्या होगा? यस, इट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ओहम लॉ क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर। वी को रिप्लेस कर दो आप किस में? एप्सिलॉन के अंदर। I इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर क्या आ जाएगा? R। तो बच्चों ये रिलेशन बता रहा है कि जो सर्किट में करंट इंड्यूस होगा, वो जो होने वाला करंट इंड्यूस है वो सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, जबकि इंड्यूस्ड जो करंट है वो सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। 15.2 देखो, a square loop of wire is moving through a uniform magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस से शो कर दो तो इन पेज है, डॉट से शो कर दो तो आउट ऑफ द पेज है। वो कहता है कि उसके जो नॉर्मल लूप को ओरिएंट करना है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। अगर उसके नॉर्मल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस कर देते हैं, इज ईएमएफ इन द लूप, क्या उस लूप में ईएमएफ होगी? अगर है या नहीं है, दोनों केस में आपने उसका रीजन बतानी है। तो स्टूडेंट याद रखो, इस केस के अंदर कोई ईएमएफ स्क्वायर लूप के अंदर प्रोड्यूस्ड नहीं होगी, ईएमएफ इस तरीके से नहीं पैदा होगी। उसकी वजह क्या है? अब देखो कि नॉर्मल कहते हैं उसके वेक्टर एरिया को। अब वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो रहा है। इस केस में अगर फैराडे लॉ को हम यूज करते हैं तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि फील्ड ऑफ लाइंस कट ही नहीं हो रही। जो फील्ड ऑफ लाइंस कट नहीं होंगी, फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जरूरी है उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पैदा हो। जब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वाला फैक्टर जीरो हो गया तो उसका आंसर भी क्या आ गया? जीरो। हेंस देयर इज नो ईएमएफ प्रोड्यूस इन द लूप। बच्चों याद रखो, नॉर्मल मीन उसका वेक्टर एरिया। जब लूप का वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, उस केस में ये लूप कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं कर सकेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कट नहीं हो रही, उस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। चूंकि फाई कांस्टेंट है, जब फाई कांस्टेंट हो गया तो ये डेल्टा किसको शो करता था? चेंज को। तो चेंज तो होगा नहीं, इसका मतलब ईएमएफ हमारी इस केस में जीरो हो जाएगी। हम कह सकते हैं देयर इज नो ईएमएफ प्रोड्यूस इन द लूप। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं 15.3। एक मेटेलिक रिंग है, उसको रिलीज करना है आपने ऊपर से वर्टिकल बार। यूं समझिएगा वर्टिकल बार आपने खड़ा हुआ है, नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ है, साउथ उसका नीचे की तरफ है। व्यू अबव, ऊपर से देखना उस लूप को, जो नीचे की तरफ आपने मेटालिक रिंग थ्रो करनी है ना, उसको ऊपर से देखना है आपने। व्यू अबव कह रहे हैं, तो क्या उसमें करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? आपने ये इसको एक्सप्लेन करना है। तो इस केस के अंदर बच्चों वायर में जो करंट फ्लो करेगा वो किस में होगा? क्लॉकवाइज में। अब ऐसा क्यों होता है? क्लॉकवाइज क्यों है? आपने बच्चों लेंज लॉ को पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर कि लेंज लॉ क्या होता है? जो चीज करंट को इंड्यूस करती है उसी की क्या करता है? ये ऑपोजिशन करता है। जब ये लूप नीचे की तरफ आ रहा होगा तो थंब आपका किधर होगा? डाउनवर्ड। जब थंब डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड किसको शो करेगा? नॉर्थ की डायरेक्शन को। तो राइट हैंड रूल अगर लगाओ तो जो उसका फेस है वो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ होगा। कर्लिंग फिंगर को रोटेट करवा के देखेंगे तो राइट हैंड के अंदर आपके पास जो डायरेक्शन है वो आपको मिलेगी क्लॉकवाइज। बच्चों दोबारा सुनो, अगर रिंग वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, नीचे क्या पड़ा हुआ है? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के ऊपर कौन सा है? वो नॉर्थ पोल है। जब रिंग इसमें मैग्नेट की तरफ फॉल होगा तो वो जो नीचे की तरफ आ रहा है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। जो उस रिंग में ईएमएफ पैदा हो रही है किस वजह से पैदा हो रही है? उस नीचे वाले बार मैग्नेट की वजह से। तो उस जो पैदा होने वाली ईएमएफ है उसकी क्या होगी? यहां से अपोजिशन। तो अपोजिशन कैसे होगी
कि उस मेटेलिक रिंग के नीचे नॉर्थ पोल बन जाएगा, उस मेटेलिक रिंग के ऊपर कौन सा बन जाएगा, साउथ पोल। अगर राइट हैंड रूल को नीचे की तरफ थंब, देखो बच्चों नीचे की तरफ थंब करेंगे और कर्लिंग फिंगर को रोटेट करवाएंगे। थंब किसको शो करेगा, नॉर्थ की डायरेक्शन को। कर्लिंग फिंगर किसकी देंगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस केस के अंदर अगर थंब डाउनवर्ड आ गया, नॉर्थ डाउनवर्ड हो गया उसका, तो कर्लिंग फिंगर किस में जाएंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरह बच्चों आपने इसको एक्सप्लेन करना है। 15.4 देखो कि डायग्राम बुक में बनी हुई है आपके पास कि 15.4 दो हमारे पास बैटरीज एक शो की हुई है, एक प्राइमरी कॉइल है, एक कौन सी है, सेकेंडरी। डायग्राम बुक से बेटा देख सकते हैं, साथ बुक रखिएगा पास, कि हमारे पास जब लूप क्लोज होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी होगी। अगर लूप हमारे पास ओपन है, जो हमारा सर्किट ओपन है, तो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। तो बच्चों देखो, अगर आप लूप को क्लोज करते हैं, लेफ्ट बैटरी का टर्मिनल क्या है, वो हमारा पॉजिटिव, राइट कौन सा है, नेगेटिव। तो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कौन सा कर रहा है, वो प्राइमरी कॉइल में करंट कौन सा फ्लो कर रहा है बच्चों, हमारा उस केस में फ्लो करेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है। तो आपको पता है लेंज लॉ के मुताबिक जो करंट इंड्यूस होगा वो अप्लाइड सोर्स की क्या करता है, अपोजिशन। अगर क्लोज करने से प्राइमरी कॉइल में करंट हमारा क्लॉकवाइज दिया है, बुक में डायग्राम बनी हुई है, उस पर मेंशन किया हुआ है, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, उसको अपोजिशन करेगा, नॉर्थ पोल जनरेट करके। इस तरह अपोजिशन करके वो कौन सा पैदा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस कर देता है। जब हम स्विच ओपन कर लेते हैं, स्विच खींच देते हैं बाहर की तरफ, ऑफ कर देते हैं सर्किट को, ये प्राइमरी कॉइल को ऑफ करेंगे, जो सेकेंडरी में करंट रिड्यूस हुआ था उसकी दोबारा अपोजिशन करेगा। स्विच ऑफ करने से वो उसको बढ़ाने की ईएमएफ को कोशिश करेगा, फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो इस कोशिश में करंट जो है वो सेकेंडरी कॉइल में क्लॉकवाइज होगी। तो बच्चों उम्मीद करते हैं इसकी समझ आ गई होगी कि जब स्विच को क्लोज करेंगे, प्राइमरी कॉइल में करंट कौन सा नजर आएगा आपको, क्लॉकवाइज। तो आपने लेंज लॉ में पढ़ा था कि जो प्राइमरी कॉइल में करंट है, जो सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होने से करंट पैदा हो रहा है, तो वो इसकी अपोजिशन करेगा, प्राइमरी में क्लॉकवाइज, सेकेंडरी में एंटी क्लॉकवाइज। जब हमारा प्राइमरी का करंट हम बंद कर देते हैं, उसको सर्किट को ओपन कर देते हैं, करंट रुक जाएगा। अब फ्लक्स हमारा सेकेंडरी कॉइल में डिक्रीज होना शुरू होगा। जो फ्लक्स डिक्रीज हो रही है उसको क्या करेगा, ये इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो उस वजह से जब स्विच हम ओपन करेंगे तो करंट की डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज होती है। तो जब क्लोज होगा, बड़ा बुक से देखकर इसको मजीद आप देख सकते हैं, प्राइमरी में क्लॉकवाइज, सेकेंडरी में एंटी क्लॉकवाइज। जब स्विच ओपन कर दोगे तो मैक्सिमम फ्लक्स से जीरो की तरफ आ रहे हैं, तो उसको रोकने की कोशिश करेगा जीरो होने से, तो क्लॉकवाइज पैदा कर देता है। तो क्लोज में एंटी क्लॉकवाइज, ओपन में क्लॉकवाइज। उसके बाद बेटा देखेंगे हम 15.5, डज इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्ट टू डिक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सर्किट। नो बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव साइन आपको पढ़ा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होती है, -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो वो नेगेटिव साइन जो साथ लगाते हैं वो इसके अपोजिशन को शो करता है, डिक्रीज को नहीं शो कर रहा बच्चे। कि अगर उसमें फ्लक्स बढ़ रहा होगा उस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ को कम करने की कोशिश करेगा, अगर फ्लक्स कम हो रहा है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। दोनों केसेस में अपोजिशन होती है कि नो इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सर्किट अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। कि अगर बार मैग्नेट नॉर्थ पोल से मूव करवाओगे फ्लक्स लूप की तरफ, तो उसके जब करीब लेके आओगे तो उसकी फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा सेम पोल जनरेट करके। अगर उसको बार मैग्नेट को बाहर की तरफ लेकर आओगे फिर उसकी अपोज करेगा इंक्रीज करके। तो हमेशा उसकी अपोजिशन करता है, कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डिक्रीज नहीं करती, उसकी अपोजिशन करती है। कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर आप मूव करवा के ला रहे हैं, किसकी तरफ ला रहे हैं उसको बच्चों, हम उसके बार मैग्नेट की तरफ लेके आ रहे हैं, या हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था उस करंट लूप के अंदर, तो जब बार मैग्नेट उसकी तरफ लेके आएंगे नॉर्थ को नॉर्थ पैदा करके उसको डिक्रीज करना शुरू करेगा। जब बार मैग्नेट को कॉइल से दूर की तरफ लेकर जाओगे तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो दोनों केसेस में अपोजिशन कर सकता है। तो याद रखिएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स के सर्किट में डिक्रीज नहीं करती बल्कि इसकी अपोजिशन करती है, ठीक है ना। अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो चेंज फ्लक्स उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, ईएमएफ जो पैदा होती है। अगर वहां पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा तो ये इंक्रीज करेगी, अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करती है। तो ये हमेशा उसके रिवर्स में चलती है। ये भी एक सर्किट डायग्राम दी गई बुक में 15.6, व्हेन स्विच इन अ सर्किट इज क्लोज करंट एस्टेब्लिश हुआ था कॉइल के अंदर, तो मेटल हमारा रिंग जंप करता है। इसकी वजह बतानी है बच्चों।
तो अगर वो कहता है कि अगर हम बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, प्लस वाला ऊपर कर दें माइनस वाला नीचे कर दें, तो क्या इफेक्ट होगा? तो बच्चों दोनों केसेस के अंदर क्या होगा, उसकी अपोजिशन ही करेगा। अगर आप स्विच को क्लोज करोगे फ्लक्स कॉइल में चेंज होगा, जिससे करंट मेटल रिंग में प्रोड्यूस होता है, और पैदा होने वाला करंट जो है वो अपना पोल जनरेट करके उसको रिपेल कर देता है। जब पोलैरिटी चेंज करोगे फिर दोबारा उसमें करंट पैदा होगा, लेकिन डायरेक्शन करंट की क्या हो जाएगी, चेंज, लेकिन पोल फिर दोबारा सेम पैदा करेंगे। तो दोनों केसेस के अंदर रिंग हमारा लेंज लॉ के मुताबिक अपवर्ड ही जंप करेगा। अगर सपोज करो नीचे की तरफ थ्रो किया था, नीचे नॉर्थ पोल है, तो पहले करंट क्या करेगा, नॉर्थ से नॉर्थ पैदा करके उसको क्या कर देगा, रिपेल कर देता है। अगर दोबारा पोलैरिटी चेंज करिए, सपोज करें कि वहां साउथ पोल था, तो साउथ से साउथ पैदा करके उसको दोबारा क्या करेगा, रिपेल। तो दोनों केसेस में रिपेल होना डायग्राम बुक में बनी हुई है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कि दोनों केसेस में उसने अपोजिशन करनी है। नीचे की तरफ आ रहा होगा तो नॉर्थ पोल पैदा करके जनरेट कर देगा, रिपेल करेगा। अगर बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी है, दोबारा फिर इस तरह का फिनोमेना होगा, फिर भी उसको रिपेल करेगा सेम पोल जनरेट करके। तो ये इस तरह से हमेशा उसकी अपोजिशन करता रहता है। फिगर शोज द कॉइल ऑफ वायर इन एक्स वाई प्लेन विद द मैग्नेट फील्ड डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस है आपके पास, अराउंड विद 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस कॉइल में रोटेट कर रहे हैं, जिससे ईएमएफ जनरेट हो रही है और करंट कॉइल में प्रोड्यूस होता है। उस केस के अंदर बच्चों कौन सी वो केस है जिसमें इस तरह का हो सकता है? अगर कॉइल को आप एक्स एक्सिस पे रोटेट करवाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और उसमें इंड्यूस करंट हो जाता है। अगर इंड्यूस्ड जो ईएमएफ कॉइल में पैदा होती है उसका फार्मूला क्या है, -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो सिर्फ जब कॉइल को रोटेट करवाओगे एक्स एक्सिस पर तो ही ईएमएफ पैदा होती है। अगर कॉइल को मूव करवाओगे जी एक्सिस पर तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता, क्योंकि कोई फील्ड लाइन कट नहीं होती, तो वहां पे ईएमएफ भी पैदा नहीं होती। तो कॉइल अगर रोटेट करवाई जाए वाई एक्सिस पर तो फ्लक्स जो हमारे पास होता है वो जीरो हो जाता है। उसकी प्लेन कॉइल की हमेशा पैरेलल रहती है मैग्नेटिक फील्ड के। जब कॉइल पैरेलल रहती है तो वहां कोई फील्ड लाइन कट नहीं होती। जब फील्ड लाइन कट नहीं होगी तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा, जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ जीरो हो जाती है। तो बच्चों इसको याद रखिए, बड़ी सी स्टेटमेंट है लेकिन है बिल्कुल आसान सा, कि अगर हम लूप को मूव करवाएंगे एक्स एक्सिस पर तो फील्ड लाइंस मैक्सिमम कट होंगे, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। जब उसको मूव करवाएंगे जी एक्सिस पर तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? कि फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। जब फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो वहां पे ऑल द टाइम पैरेलल होने की वजह से उसके अंदर कोई फील्ड लाइन कट नहीं होंगी, और अगर कट नहीं हो रही तो फ्लक्स कांस्टेंट तो ईएमएफ हमारी जीरो। ये 15.7 था बच्चों। 15.8 हाउ वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप ऑफ ए वायर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। तो बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होती है, -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अगर फ्लैट लूप पैरेलल रखोगे थीटा जीरो हो जाएगा। अगर थीटा जीरो होगा तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। थीटा जीरो होने का मतलब कॉज का फंक्शन नहीं है यहाँ पे। फ्लक्स आप ये ना कहना कि बी डॉट ए तो फ्लक्स होता है, हम ये नहीं रीड कर रहे यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों ये बात याद रखनी है कि जब वो पैरेलल हो जाएगा उस केस में कोई फील्ड लाइन कट नहीं होती। जब फील्ड लाइन कट नहीं होती तो वहां फ्लक्स के अंदर चेंज जीरो हो जाता है। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ हमारी जीरो हो जाएगी। तो मैंने एक एडिशनल फार्मूला भी लिखा है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू ओमेगा लिखना था ए बी साइन थीटा के इक्वल, तो ये तो डायरेक्ट जीरो कर देगा। लेकिन अगर आप फैराडेज लॉ के हेल्प के लिहाज से बात करोगे तो यहाँ कॉस फंक्शन ही अप्लाई करना अपने। तो जीरो होने का मतलब है कोई फील्ड लाइन कट नहीं होगी वहां पे। जब फील्ड लाइन कट नहीं होती तो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो होती है। तो लिहाजा अगर आप फ्लैट लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करो पैरेलल, उस केस के अंदर कोई ईएमएफ पैदा नहीं होती। उसकी मैंने वजह बता दी है कि जब पैरेलल प्लेस करोगे तो कोई फील्ड लाइन कट नहीं होगी। अगर फील्ड लाइन कट नहीं हो रही तो वहां पे फ्लक्स में चेंज भी नहीं होगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा जीरो। ठीक है बच्चों, ये 15.8 था। इसके बाद इसी का हम सेकंड सेक्शन देखने लगे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 15.9 से लेकर 15.18 तक। पहले बच्चों जितने भी आपने क्वेश्चन पढ़े हैं उनके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 ही है। 1 और 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी डायग्राम वाले हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। 15.9 से 15.18 ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड व्हेन अ प्लेन फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ विच विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो बच्चों मैंने एक फील्ड इनटू द पेज लिया हुआ है और हमारा प्लेन किधर फ्लाई कर रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन।
तो बच्चों थंब पॉइंट हमारा नॉर्थ की डायरेक्शन चला जाएगा, मिडल फिंगर वो सारी फिंगर किधर चल जाएंगे, इनटू द पेज। तो राइट हैंड रूल अप्लाई कर देना है। थंब पॉइंट वेलोसिटी को शो करेगा, ऊपर की तरफ थंब पॉइंट जा रहा है, आपका थंब पॉइंट इधर है, तो फील्ड इनटू द पेज है, मैंने क्रॉस से शो किया हुआ है। तो राइट पाम इधर आएगी ना, तो ये इधर इसी मतलब पाम आएगी इस डब्ल्यू की फॉर्म में, वेस्ट की फॉर्म में। तो इस केस में वेस्ट विंग टिप क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। बच्चों सिर्फ राइट हैंड रूल बताना है आपने इसके अंदर कि अगर नॉर्थ की डायरेक्शन में प्लेन फ्लाई कर रहा है तो थंब पॉइंट नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन राइट का रख के देखो, और फील्ड मैंने किधर प्लॉट कर दिया, इनटू द पेज है। तो मिडल फिंगर सेंटर इनवर्ड पेज हो जाएगी, थंब पॉइंट किधर है, नॉर्थ की डायरेक्शन में, पाम किधर आ रही है आपकी, वेस्ट की डायरेक्शन में। तो वेस्ट विंग टिप आपका क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। 15.10 देखो, ये सिंपल यूनिट कन्वर्जन है बच्चों, ये बिल्कुल आसान सा है, ये तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं नजर आएगा आपको। कि आपने पढ़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होती है, वर्क पर यूनिट चार्ज के। वर्क का यूनिट जॉल, चार्ज का यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम आ जाएगा। तो जॉल पर कूलम किसके बराबर होता है, वोल्ट के। ये बेटे आपने पहले ही पढ़ा हुआ फार्मूला चैप्टर नंबर 12 के अंदर कि ईएमएफ का हमारे पास एप्सिलॉन का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट। डेल्टा फाइव और डेल्टा टी निकालो, तो डेल्टा फाइव बेटे होता है बी डॉट डेल्टा ए लिख लो, या इसको हम यूं लिख सकते हैं ए डेल्टा बी भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर और पर एम्पेयर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हो, ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, टेस्ला की इक्वल होगा ये रकम, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। एफ इज इक्वल टू आई एल बी के फॉर्मूले से ये मैंने निकाल के लिखा हुआ है यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, अगर बी निकालना हो एफ ओवर क्या आ जाएगा, आई एल। तो आई और एल डिवाइड होकर ये पर एम्पेयर पर मीटर दे देते हैं, और फोर्स का यूनिट तो न्यूटन ही रह जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला। ठीक है जी, टेस्ला होता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर के इक्वल, एरिया का क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहां से देख सकते हैं आप, तो नीचे जो टाइम होगा इसके नीचे डी भी डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में टाइम का यूनिट क्या आ गया, सेकेंड। इक्वेशन बी किस तरह से लिखोगे, फाइव का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लो, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड। अब यहां से देखो भी बात को जरा, ये पर मीटर है, ये मीटर की पावर +2 -1 क्या बचेगा, +1। ए इनवर्स नीचे आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। न्यूटन मीटर किसके बराबर होगा, जॉल के। और बच्चों एम्पेयर सेकंड किसके बराबर होता है, कूलम के। तो क्या आंसर आ गया, जॉल पर कूलम विच इज इक्वल टू वोल्ट। दोबारा देख लो, 5b ए के 5 क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, जो टेस्ला के इक्वल है। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, टाइम का क्या आ गया, सेकंड। तो बच्चों इसको डायरेक्ट आप इस फॉर्म में भी लिख सकते थे कि ऐसे आप न्यूटन पर मीटर की जगह पे पर मीटर प्लस मीटर को न्यूटन मीटर लिख सकते थे आप। ये ए ऊपर नेगेटिव नीचे आकर ये क्या हो गया, पॉजिटिव। न्यूटन मीटर किसको देता है, जॉल को। W इज इक्वल टू एफ डी के फॉर्मूले से याद रखो, न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर वर्क के, वर्क का यूनिट जॉल हो गया। एम्पेयर सेकंड किसके बराबर होता है, कूलम के, जॉल पर कूलम दोबारा किसके आ गया, वोल्ट के। ये देखो दोनों क्वेश्चन सेम आ गई, तो दोनों के यूनिट क्या होंगे, सेम। बोर्ड के नुक्ता नजर से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर टाइम रिपीट होता है लाहौर बोर्ड में, मुल्तान बोर्ड में, फैसलाबाद बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं 15.11। एन इलेक्ट्रिकल मोटर सच एज एन इलेक्ट्रिकल ड्रिल इज बीइंग यूज्ड, इट एक्ट एज ए जनरेटर। बिल्कुल जनरेटर की तरह काम करेगी। अगर ऐसा है तो आपने नताज बनाने हैं इसके, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या नताज होंगे, ये बताने हैं आपने। इट एक्ट्स लाइक ए जनरेटर। जब इलेक्ट्रिकल मोटर रनिंग करती है तो इसका आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है और उसमें टॉर्क एक्ट करता है आर्मेचर के ऊपर। हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है जो ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है। तो ये जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होती है आर्मेचर की मोशन की वजह से, इट मीन्स दैट मोटर एक्ट एज ए जनरेटर। जब आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो आर्मेचर के अंदर भी एक ईएमएफ पैदा हो जाती है। तो ईएमएफ चूंकि आर्मेचर के अंदर पैदा होती है ड्यू टू रोटेशन, तो लिहाजा वो भी एक जनरेटर की तरह काम करती है। अगर मोटर मूव करेगी लोड के बगैर तो ये बिल्कुल आसानी से मोटर हमारी स्पिन करती रहती है, और इस केस में इसकी ईएमएफ क्या हो जाती है, इसमें इंड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर मोटर हमारी ओवरलोड हो जाती है, ये पॉइंट याद रखिए, मोटर अगर ओवरलोड हो जाएगी बैक ईएमएफ कॉइल के अंदर हाई करंट प्रोड्यूस कर देती है, जिस वजह से मोटर हमारी जो है वो बर्न आउट हो सकती है। तो ये बेटे इनका नीचे रेड पॉइंट में कॉन्सिक्वेंसेज ऊपर आपने यस लिख देना है। जिस तरह जनरेटर जो है वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में घूमने से करंट प्रोड्यूस करता है, उसी तरह से जब आर्मेचर के अंदर से करंट गुजरता है तो आर्मेचर भी ईएमएफ जनरेटर की तरह पैदा करती है।
दोनों की कंस्ट्रक्शन तकरीबन सेम होती है, वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना होता है आपने कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं यूज, और उसमें हम परमानेंट मैग्नेट दे के वहां पे करंट इंड्यूस करवा रहे होते हैं। तो बिल्कुल ही ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर इस तरह का होगा हाई लोड की वजह से मोटर हमारी बर्न हो सकती है जब उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें 15.12। डीसी मोटर डीसी जनरेटर में कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल हो सकती है। कंस्ट्रक्शन के लिहाज से दोनों सेम होंगी, उनके वर्किंग जो है वो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होगा, बिल्कुल ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है। डीसी मोटर को आप डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करो, एक इलेक्ट्रिकल ड्रिवन होगा, एक मैकेनिकल ड्रिवन होगा, कंस्ट्रक्शन सेम है इनकी। कि वोल्टेज अगर आप अप्लाई करते हैं बैटरी को डीसी के साथ तो वो एक डीसी मोटर के तौर पे काम करेगा। ठीक है जी। अगर करंट आर्मेचर में को जो आर्मेचर के अंदर जब मोटर में से करंट पास हो, टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो कॉइल को रोटेट करवाना शुरू कर देता है, तो डीसी मोटर हमारी कन्वर्ट हो जाती है डीसी जनरेटर के अंदर। तो कन्वर्जन में क्या क्या करनी है, चेंजेस क्या क्या चाहिए आपको कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड को आपने अप्लाई करना है परमानेंट मैग्नेट से, नॉट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर डीसी मोटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करना है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह पे परमानेंट मैग्नेट दे देना है। और अरेंजमेंट ऑफ द कॉइल आर्मेचर आपने प्रोवाइड कर देनी है कि अरेंजमेंट लगा देनी जिसमें कॉइल रोटेट कर सकती है। और इसको आपने मैकेनिकली तौर पर वाटरफॉल करवाकर स्टीम देकर आपने मूव करवाना है। पहला काम इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह पे, अगर आप डीसी मोटर को डीसी जनरेटर बनाना चाहते हैं, 3 काम करने हैं। पहला, परमानेंट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह पे परमानेंट मैग्नेट देना है, और आर्मेचर को रोटेट करवाने के लिए एक अरेंजमेंट बना देनी है। और दूसरा, इस कॉइल को आपने मैकेनिकली मूव करवाना है, पानी फॉल करवा कर वाटरफॉल करवा लें, गैस दे लें, स्टीम देकर किसी तरीके से आप मैकेनिकली मूव करवाएंगे तो डीसी मोटर आपकी डीसी जनरेटर में कन्वर्ट हो जाती है। 15.13 It is possible to change both area of a loop and magnetic field passing through the field still not have an EM। yes, बिल्कुल पॉसिबल है बेटे। आपने फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा हुआ बी ए कॉज ऑफ थीटा। अगर इसके दरमियान में चेंज इन फ्लक्स जीरो हो जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाती है, जीरो। तो कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल है कि हमें पता है कि ईएमएफ पैदा होती है कि अगर हमारे पास दोनों के अंदर जो चेंज आ रहा है तो वो किस लिहाज से आ रहा होगा कि या तो बी चेंज होगा या ए चेंज होता है। लेकिन अगर आपके पास दोनों केसेस के अंदर चेंज इन फ्लक्स जीरो हो जाए, डेल्टा फाई की वैल्यू जीरो है, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए, यूं समझिएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इस केस के अंदर। इंतहाई इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट है 15.13 कि वो पूछ रहा था कि अगर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंज कर दें क्या ईएमएफ पैदा होगी। आपने कहना है कि क्या उस केस में ईएमएफ नहीं पैदा होगी, तो आपने कहना है बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि अगर दोनों को चेंज करो लेकिन दोनों को चेंज करने से फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए, तो फ्लक्स में चेंज जीरो हो जाए, तो उस केस में जो फ्लक्स में चेंज जीरो होगा, बेशक दोनों चेंज हो रहे हैं, फील्ड भी चेंज हो रहा हो, एरिया भी चेंज हो रहा हो, लेकिन जब फ्लक्स के अंदर चेंज जीरो हो जाएगा उस केस में ईएमएफ हमारी जीरो होगी। अगर ईएमएफ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं फ्राइडे लॉ से, -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, जब चेंज इन फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो ईएमएफ हमारी जीरो होगी। बेशक दोनों चेंज करी जाओ, जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होता उस वक्त तक हमारी ईएमएफ पैदा नहीं हो सकती। फ्लक्स का चेंज होना कंडीशन है, एरिया में या मैग्नेटिक फील्ड में एक चेंज हो या दोनों चेंज हो या कोई भी चेंज ना हो, सिर्फ एंगल चेंज हो जाए, तो याद रखो जब तक फ्लक्स चेंज होगा उस वक्त तक ईएमएफ पैदा होगी। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो तो ईएमएफ पैदा नहीं हो सकती। आगे देखो, कैन इलेक्ट्रिकल मोटर बी यूज्ड टू ड्रिवन द इलेक्ट्रिकल जनरेटर विदाउट आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर बीइंग यूज्ड टू ऑपरेट द मोटर। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये ऐसा मुमकिन होता, ये सेल्फ परपेचुअल सिस्टम बन जाता, ये सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता जो खुद ब खुद चलना शुरू करता बगैर एनर्जी के, जो कि अगेंस्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। स्टेटमेंट को बेटा समझना है कि क्या आपकी इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो जनरेटर को चलाने के काम आ सकती है, जो जनरेटर की आउटपुट है उससे दोबारा आप इलेक्ट्रिकल मोटर चला सकते हैं। इसका आंसर होगा नो, कि हमेशा आउटपुट इनपुट से कम होती है। अगर इस तरह से हो जाए तो ये सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाए, खुद ब खुद चलना शुरू हो जाए, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है। इस तरह होना पॉसिबल ही नहीं है। एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम होती है, कोई भी चीज हमारी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मोटर एंड जनरेटर कैन नेवर प्रोड्यूस मोर एनर्जी आउट देन इट्स एनर्जी। जितनी एनर्जी आप मोटर को दे रहे हैं जनरेटर को चलाने के लिए या जनरेटर को दे रहे हैं मोटर को चलाने के लिए, तो एक चीज जो आगे एनर्जी सप्लाई करेगी उसकी एनर्जी हमेशा आउटपुट से क्या होगी, ज्यादा होती है। आउटपुट कभी इनपुट से ज्यादा नहीं हो सकती
और कोई सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, इसलिए इलेक्ट्रिकल मोटर आके जनरेटर चलाए, जनरेटर दोबारा मोटर चलाए, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। 15.15 कि एक सस्पेंडेड मैग्नेटिक फील्ड फ्रीली ऑसिलेट कर रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ऑसिलेटिंग जो है वो स्ट्रांगली डैम्प हो जाती है। जब उसके करीब हम मेटल प्लेट लेके आते हैं अंडर द मैग्नेट, एक्सप्लेन व्हाई दिस अकर, तो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज इन फ्लक्स जो होगा उसमें पैदा कर देगा। जब फ्लक्स चेंज होगा उसमें ईएमएफ पैदा होगी, और जो ईएमएफ की वजह से उसमें ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ईडी करंट्स क्या करेगा, उसकी अपोज करेगा मोशन की। तो ईडी करंट्स जो है वो उसमें जो प्रोड्यूस होता है तो वो कॉइल की ऑसिलेशन को रोकने की कोशिश करता है, इसलिए उसकी मोशन स्ट्रांगली डैम्प्ड हो जाती है। डैम्पिंग का मतलब उसकी ऑसिलेशन कम करना है, तो ऑसिलेशन कम होना शुरू हो जाती है। कि जो हमारे ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक जो है फ्लक्स चेंज करते हैं, उस वजह से मेटल प्लेट जब उसके पास रखी जाती है उसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स से उसमें ईएमएफ पैदा होती है, या यूं समझिएगा कि उसमें ईडी करंट प्रोड्यूस हो चुका है। ईडी करंट्स आपको पता है परपेंडिकुलर टू सरफेस पैदा होता है, और उसकी वजह से तो वो मैग्नेटिक फील्ड की मोशन को स्ट्रांगली डैम्प कर देता है, कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो डैम्पिंग उसकी जो है वो, डैम्पिंग का मीनिंग कंटिन्यूसली डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होता है। जब इसमें ईएमएफ पैदा होगी तो इसमें जो एनर्जी कंजप्शन है वो भी इसमें होना शुरू हो जाएगी एडी करंट की वजह से, और वो हमारे जो है मैग्नेट जो फ्रीली ऑसिलेट कर रहा था उसकी ऑसिलेशन कम होते होते आखिरकार रुकना शुरू हो जाएंगे, ऑसिलेशन डिक्रीज हो जाती है। डैम्पिंग से ऑसिलेशन कम होती है। अगर आपके पास 4 वायर्स हैं, ट्रांसफार्मर से आउट निकल रही हैं, तो आपने इनकी टर्न रेशो फाइंड करनी, बिल्कुल आसान सा काम है। 4 वायर हैं आपके पास, किधर हैं, 2 कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी कॉइल, दूसरी क्या होगी, सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं डीसी। इसके अंदर निगलिजिबल रेजिस्टेंस होती है डीसी की केस में। कॉइल को आपने पहले ओहम मीटर लगाकर अलग करना है। ओहम मीटर लगाकर एक प्राइमरी कॉइल मानो, एक सेकेंडरी कॉइल मानो, उसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज लेने हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास प्राइमरी कॉइल को वीपी हमने गिवन जिसको देनी है इनपुट, वो हमारी प्राइमरी कॉइल होगी। जहाँ पे आउटपुट होगी वो हमारी कौन सी होगी, सेकेंडरी कॉइल। तो इस मेथड से आप टर्न रेशो फाइंड कर सकते हैं, वीएस ओवर वीपी इज इक्वल टू एनएस ओवर एनपी। बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह से बेटे बोर्ड में आपने लिख देना इसको, ठीक है। क्या इसके अंदर स्टेप ट्रांसफार्मर, जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, पावर लेवल इंक्रीज करेगा? नो, कभी स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर लेवल को इंक्रीज नहीं कर सकता। इनपुट पावर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन किससे होती है, आउटपुट पावर से। तो मैक्सिमम केस में, आइडियल केस में इक्वल तो हो सकता है, लेकिन उसकी पावर को इंक्रीज नहीं कर सकता। देयर इज नो ट्रांसफर टू चार्ज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, कोई चीज नहीं है कोई चार्ज को मुंतकिल कर रही हो प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में, तो किस तरह से पॉसिबल है कि उसमें पावर जो है वो मुंतकिल हो जाए। तो बच्चों ये पावर जो होती है ना, मुंतकिल होती है मैग्नेटिकली लिंक्ड होने की वजह से। आयरन की आर्मेचर होती है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्राइमरी वाला है वो सेकेंडरी के अंदर जो मुंतकिल होना शुरू हो जाता है, जिससे पावर आगे ट्रांसमिट होती है। तो इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं होता, पावर ट्रांसमिट होती है मैग्नेटिकली तौर पे, ठीक है जी। ये था 15.17। 15.18 क्या है कि हमारे पास अगर प्राइमरी ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे एसी मेन के साथ, तो उसमें अगर हमारे पास सर्किट ओपन होगा तो उसमें डेफिनेटली सेकेंडरी का सर्किट ओपन आएगा। प्राइमरी को एनर्जी कम कंज्यूम करना चाहिए होगी उसको चलने के लिए, तो आसानी से रोटेट करता रहता है। लेकिन अगर आप सेकेंडरी सर्किट को क्लोज कर देते हैं तो उसमें इंक्रीज हो जाता है प्राइमरी में, तो डेफिनेटली उसमें कंजप्शन ऑफ एनर्जी हो जाएगी, तो पीछे पावर की जरूरत भी ज़्यादा पेश आएगी। तो इस तरह से देखो बच्चों कि अगर हमारे पास सेकेंडरी सर्किट ओपन होगा, आउटपुट पावर हमारी उसकी क्या होती है, जीरो। इनपुट तो है, आउटपुट पावर जीरो है, बिकॉज आउटपुट पावर हमेशा लेस देन क्या होती है, इनपुट पावर। और वेरी स्मॉल करंट की मिकदार चाहिए होगी कि प्राइमरी कॉइल को ट्रांसफार्मर के एसी मेन से लेने के लिए, जिससे वो आसानी से रोटेट करती रहती है। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी कॉइल को कनेक्ट कर देते हैं, ये देखो नीचे लिखा मैंने, सेकेंडरी सर्किट को क्लोज करोगे, पावर हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में करंट एसी मेन से ड्रॉ करना शुरू कर लेगा, जिससे इंक्रीज करेगा प्राइमरी पावर को। तो जितनी आगे यूज हो रही उतनी इसको पीछे से चाहिए। अगर सेकेंडरी सर्किट ऑफ होगा, पावर कम चाहिए होगी, तो इजीली रोटेट करता रहता है, तो प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर से ज्यादा करंट ड्रॉ नहीं कर पाती। लेकिन जब सेकेंडरी सर्किट क्लोज हो जाता है, पावर उसको ज्यादा चाहिए होगी, इसलिए ट्रांसफार्मर एसी मेन से ज्यादा करंट जो है वो ड्रॉ करना शुरू कर देता है। ये 15.8 था। यहाँ तक चैप्टर नंबर हमारे 15 के शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए। तो बच्चों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फिजिक्स पॉइंट बाय आसिफ रशीद।
अपनी सजेशन और राय से हमें मुस्तफ़ीज़ कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो इफ़ यू